हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर, हिंदी में कहा जाता है बहुलक। तो देखो, जिन्होंने पॉलीमर का नाम पहली बार सुना है उनके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नया टॉपिक है। पहली बार आप पढ़ने वाले हो तो आराम से पढ़ना, धीरे धीरे समझना। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा से देखना। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे इसको और पूरा पॉलीमर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम क्या है? पॉलीमर। ओके, पॉलीमर को हिंदी में कहा जाता है बहुलक। अब देखिए, पॉलीमर जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। और वो दो शब्द हैं, वो कौन से हैं? एक है पॉली और दूसरा है मर। ओके, अब देखिए, पॉली का जो मतलब होता है वो होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी। और फिर जो आपका मर होता है उसका मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, मैनी यूनिट्स बोलो या फिर यूनिट बोलो, एक ही बात है। जब बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ठीक है, यूनिट्स का मतलब है जैसे हमारे पास कोई एक फॉर्मूला है, कोई एथीन है हमारे पास। अगर हम बहुत सारी एथीन को एक साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। ओके, ये तो हो गई हमारी पहली चीज़ सीखने वाली। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ देखो, जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के पॉलीमर होते हैं? पहला होता है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू टाइप्स जो होते हैं जनरली वो होते हैं पॉलीमर के। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं? पहला टाइप जो है हमारा वो होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर। और जो सेकंड टाइप है हमारा वो होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब देखिए, ऑर्गेनिक पॉलीमर या फिर जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर को हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक बहुलक और इनऑर्गेनिक पॉलीमर को हिंदी में कहा जाता है अकार्बनिक बहुलक। अब जैसे आपको पता होगा, हम केमिस्ट्री में भी दो टाइप के पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, एक हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। फिजिकल की बात नहीं कर रहे अभी, सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक की चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसमें कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, और जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो, यहाँ पे सेम ऐसा ही है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनके बैकबोन में कार्बन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होगा? इसमें ऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगी बैकबोन में। जो बैकबोन है इसमें कार्बन क्या होगी? प्रेजेंट होगी, और इसमें कार्बन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दोनों का अलग अलग है। ऑर्गेनिक में कार्बन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, और इनऑर्गेनिक में कार्बन क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। इतना ठीक है। अभी जनरल थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के लिए इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, इनऑर्गेनिक पॉलीमर और ऑर्गेनिक पॉलीमर तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर होता है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी इतना आपने पढ़ लिया वो ठीक है कि दो शब्दों से मिलके बना है, दो ग्रीक शब्दों से। ठीक है, कौन कौन से? पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ। ठीक है, जब बहुत सारी इकाइयों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है,
तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। अब यहाँ पे हमने पढ़े कि जो पॉलीमर होते हैं वो अगर हम केमिस्ट्री की हिसाब से देखें तो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कि कार्बनिक बहुलक, और एक कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर यानी कि अकार्बनिक बहुलक। ऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है जिनकी बैकबोन में, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्या होता है, जिनकी बैकबोन में कार्बन एब्सेंट होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखो जो हमारे ये होते हैं बहुलक होते हैं, इनको नॉर्मल भाषा में प्लास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टिक। ठीक है, और इसको आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है। ओके, ये चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी आगे, अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे जितनी भी हमारी यूनिट्स होती हैं उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है मोनोमर। जितनी भी आपकी यूनिट्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, मोनोमर बोला जाता है। यहाँ पे एक सेकेंड, मोनोमर। मोनोमर क्या होती हैं, आपकी सिंगल यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं, सिंगल यूनिट्स। सिंगल यूनिट क्या होगी, मोनोमर होगी। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी जो मोनोमर है वो क्या है, वो है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम मानते हैं, ये हमारे पास एक मोनोमर यूनिट है। अब बहुत सारी ऐसी जब आप मोनोमर यूनिट्स को एक साथ अटैच कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका पॉलीथीन, यानी कि जैसे पॉलीमर बन जाएगा। जैसे आप बहुत सारी जो यूनिट्स हैं उनको एक साथ अटैच कर दोगे, आपने एथीन 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 एक साथ अटैच कर दिए तो वो क्या बन जाएंगे, पॉलीथीन बन जाएंगे। ठीक है, अभी देखो इसको देखते हैं। यहाँ पे इतना आप नोट कर सकते हो, इतना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये आपकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी, इसको आप नोट कर सकते हो। अब देखो एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है आपके पास। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया ना, क्या है, एथीन है आपके पास। एथीन के आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं या फिर कितनी यूनिट्स लिए हैं, कितनी मोनोमर यूनिट्स लिए हैं आपने एथीन की, N मोनोमर यूनिट्स लिए हैं, यानी कि बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स लिए हैं आपने एथीन की। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारी N टाइम्स तक की आपने क्या ली है, मोनोमर यूनिट ली है। अब आप क्या कराओगे, इसका क्या कराओगे, बहुलकीकरण कराओगे बहुलक बनाने के लिए। अब जब आप इसका बहुलकीकरण कराओगे तो ये बनता कैसे है, देखो ये बन जाते हैं आप कैसे, जैसे आपने N मॉलिक्यूल लिए थे और ये यहाँ पे बन गया, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हुआ है, यहाँ पे भी CH2 से अटैच है, वहाँ पे भी CH2 से अटैच है, क्योंकि एथीन एथीन के जुड़ रहे हैं ना एक साथ। अब बहुत सारी एकलक यूनिट जुड़ेंगी अपने साथ में, तो ये किससे जुड़ती हैं, ये जुड़ती हैं आपकी कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलीथीन। एक सेकेंड, ठीक है, ये बन जाएगा पॉलीथीन यहाँ पे। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो बेसिक था वो हमने कर लिया। अब आगे देखिए, जो अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार इसको, जैसे आपको नोट्स बनाने में ना दिक्कत आए तो इस तरह से आप इसको देख लो। देखिए सबसे पहले हमने देखा था पॉलीमर बहुलक। पॉलीमर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये जो शब्द है ये 2 भाग से बना हुआ है। एक बना हुआ है आपका पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, या फिर हिंदी में बोला जाता है बहुत सारी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बहुत सारी। ओके, अब यहाँ देखो दूसरा क्या है, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स, यानी कि इकाइयाँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इकाई। ऐसे ही लिखते हैं इसको, इकाई बोल दो या फिर इसको एकलक बोल दो, एक ही बात है। ओके, अब बहुत सारी जो एकलक यूनिट्स हैं उनको मिला के क्या बनता है, बहुलक बनता है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में कि जो आपका बहुलक है वो अंग्रेजी में
बहुलक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। पॉली जिसका मतलब होता है अनेक या फिर बहुत सारी, और मर का मतलब होता है इकाई या फिर यूनिट्स। पॉलीमर जिन्हें सामान्य भाषा में प्लास्टिक भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है इसको। पॉलीमर को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक भी कहा जाता है और आधुनिक युग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बहुलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक बहुलक और कार्बनिक बहुलक। अकार्बनिक कौन से होते हैं, जिनके बैकबोन में कार्बन एब्सेंट होती है, और कार्बनिक कौन से होते हैं, जिनके बैकबोन में कार्बन जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर है यहाँ तक का? स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। आगे बढ़े, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आता है आपका कि जो आपकी मोनोमर यूनिट्स हैं, मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, देखो भाई, जैसे आपकी जो सिंगल यूनिट होती है ना, जो आपकी सिंगल इकाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनको बोलते हैं मोनोमर। पॉलीमर की भाषा में सिंगल इकाइयों को, एकलक को क्या बोला जाता है, मोनोमर बोला जाता है। मोनोमर को हिंदी में बोला जाता है एकलक। ठीक है, देखो बहुलकों का निर्माण सामान्य इकाइयों के आपस में जुड़ने पर होता है। इन संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। ये लिखा हुआ एकलक कहते हैं। सिंगल जैसे हमने पॉलीथीन बनाया तो उसका जो मोनोमर था वो क्या था, एथीन था। पॉलीथीन का जो मोनोमर है वो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। यही है ना। अब यहाँ देखो, ये इकाइयाँ आपस में किससे जुड़ी हुई रहती हैं, सहसंयोजक बंधों से। ये भी आपको एग्जाम्पल में बता दिया था कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिनसे ये क्या करती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो इतना क्लियर है, मोनोमर पढ़ लिया हमने, पॉलीमर देख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल जो अभी हमने किया वो ये एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, देखो ये क्या है, ये एक मोनोमर है। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है पॉलीथीन। पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, एथीन होती है। अब देखो ये हमारे पास एथिलीन मोनोमर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको इस तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन ऐसे और इस तरह से दिखाए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। जिस भी प्रक्रिया द्वारा हम बहुलक का निर्माण करते हैं उसको बहुलकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वाला जो है पॉलीमराइजेशन हुआ हमारे पास और हमें क्या मिल गया, पॉलीथीन मिल गया। एक बार यहाँ समझो, ये आपके पास क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक इकाई हो गई। अब हमने सेम ऐसी दूसरी इकाई ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर एक ऐसी तीसरी इकाई ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका क्या करा दिया, पॉलीमराइजेशन करा दिया, बहुलकीकरण करा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बहुलकीकरण कराएंगे तो ये कैसे होगा, यहाँ से आपका कैसे जुड़ेगा, ये देखो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, उसके बाद 2 हाइड्रोजन। कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, अटैच कर दो, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना। अब यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गए। यहाँ पे ये क्या बन गया, ये आपका बन गया पॉलीमर। यहाँ देखो ये वाली जो चेन है यही रिपीट हो रही है बार बार, CH2 CH2 की चैन रिपीट हो रही है बार बार। तो यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा, N लग जाएगा। अगर हम यहाँ पे N नंबर ऑफ एथीन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा।
ये रिएक्शन समझ में आई, यही ऊपर बनाई हुई है। अब यहाँ देखो, ये एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल लिया हुआ है आपका पॉलीवाइनल क्लोराइड का, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉलीवाइनल क्लोराइड में क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड से हमने HCl से रिएक्शन कराई है, तो एक जो Cl है वो इसके साथ क्या है, अटैच हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, है ना। यहाँ से समझिए, आप इसको छोड़िए, अब यहाँ से समझिए कि ये हमारे पास क्या है, एक मोनोमर है, क्या है, मोनोमर है, एक एकलक है हमारे पास, इकाई है एक, ठीक है। अब इसकी हमने ऐसे क्या करनी है, बहुत सारी इकाइयाँ लेनी है, n नंबर लेने हैं, सेम ऐसे C डबल बॉन्ड C, इस साइड H2, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इस साइड एक हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखो, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर भी देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, बीच में क्या बच गया था, सिंगल बॉन्ड बच गया था, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो रह गया था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो, कोवेलेंट बॉन्ड बच गया था यहाँ पे। अब ऐसे ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका, सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ये क्या बन जाएंगे, N मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, वाइनल क्लोराइड लिया था, तो यहाँ पे बहुलकीकरण के बाद, पॉलीमराइजेशन के बाद आपके पास क्या बचेगा, पॉलीवाइनल क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे आपको, एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं या फिर क्या पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे आपकी जो पॉलीथीन होती है या फिर जो पॉली बैग होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है भाई, ऐसे ही प्रोसेस से वो बनती है। सबसे पहले एथीन होता है हमारे पास, ऐसी बहुत सारी एथीन ली जाती हैं, उनका क्या कराया जाता है, बहुलकीकरण कराया जाता है, और फिर हमें क्या मिलता है, पॉलीथीन मिलता है बन के। देखे हुए हैं ना, पॉलीथीन तो आपने नॉर्मल सी चीज़ है, आजकल तो बैन भी कर दिए थे बीच में तो पॉलीथीन, बट चल रहे हैं फिर भी, है ना, चल जाते हैं। हानिकारक होते हैं ना हमारे वातावरण के लिए, अच्छे नहीं होते, पोल्यूशन फैलाते हैं। अगर हम मिट्टी में भी दबा दें तो वो नष्ट नहीं हो सकते, जलते हैं तो भी प्रदूषण फैलाते हैं, बट फिर भी क्या होता है, नॉर्मल यूज़ किया जाता है पॉलीथीन का, और ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो जो आप पॉलीथीन का नॉर्मल यूज़ करते हो, उस पॉलीथीन का फॉर्मूला ये है, ओके, दिख रहा है ना, यही वाला है। एथीन से ही क्या बना है, पॉलीथीन बना है आपका, तो ये वाला है। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको। सेकंड वाला वाइनल क्लोराइड से हमने क्या बनाया, पॉलीवाइनल क्लोराइड बनाया। आगे चले हम, एग्जाम्पल्स हमारे क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये है क्लासिफिकेशन, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत आसान है अगर आपको समझ आ जाता है तो, ओके। देखो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर यानी कि बहुलकों का वर्गीकरण, ठीक है। पहली चीज़ क्या देखनी है, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक सेकेंड, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है भैया आपके, ये हैं 4 टाइप के क्लासिफिकेशन। देखो, पहला क्लासिफिकेशन है ओरिजिन ऑफ सोर्स का, जो कि ओरिजिन ऑफ सोर्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा है स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन। तीसरा है जो पॉलीमर के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्स होते हैं, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन। और फिर है पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया के हिसाब से वर्गीकरण बहुलकों का, ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे हम। एक बार आप यहाँ पे देख लो। देखो, सबसे पहले पॉलीमर के ओरिजिन ऑफ सोर्स से देखते हैं, कितने टाइप के हैं। नेचुरल पॉलीमर यानी कि हमारे प्राकृतिक बहुलक। उसके बाद सेमी सिंथेटिक पॉलीमर यानी कि जो हमारे कैसे होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं, वो वाले बहुलक। उसके बाद है हमारे सिंथेटिक पॉलीमर। पहले कौन से, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बहुलक। उसके बाद सेमी सिंथेटिक यानी कि अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित कौन से,
जो प्राकृतिक भी हैं और वो मनुष्य के द्वारा भी बनाए गए हैं, है ना। यानी कि प्रकृति से तो हमें मिले ही थे, बट हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी किए हुए हैं उसके ऊपर, मनुष्य द्वारा भी वो चीज़ें क्या है, बनी हुई है। सिंथेटिक क्या होंगे, संश्लेषित, जो पूरी तरह से क्या है, संश्लेषित है। ये वाले हैं आपके सिंथेटिक। नेचुरल, जो प्रकृति से पाए जाते हैं। अर्ध संश्लेषित, जो प्रकृति से तो पाए जाते हैं बट उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको सही किया जाता है, वो कैसे होते हैं, सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जो पूरी तरह से मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जो मैन मेड होते हैं। अब यहाँ देखो, पहला तो हमने देख लिया, ठीक है। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो हमने देख लिया, 3 टाइप का था। किसके बेस पे था, ओरिजिन के बेस पे था, ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेस पे। कितने टाइप का, 3 टाइप्स का, एक आपके प्राकृतिक, एक अर्ध संश्लेषित और एक संश्लेषित वाले बहुलक, 3 टाइप के हो गए। अब हम दूसरी बात करते हैं जो किसके बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे। अब देखो स्ट्रक्चर के बेस पे है ना, ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक पॉलीमर का कैसा स्ट्रक्चर है ये हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि, क्योंकि पॉलीमर हैं, बन रहे हैं, बहुत सारी एकलक इकाइयाँ हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, तो वो किसी भी तरह से आपस में जुड़ सकती हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो सीधी लाइन में ही जुड़ेंगी, या फिर वो ब्लॉक्स के रूप में ही जुड़ेंगी, या फिर वो सर्कल के रूप में जुड़ेंगी, ऐसा कोई फिक्स तो होता नहीं है। तो वो किसी भी रूप में जुड़ सकती हैं, बट मोस्टली क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं, ठीक है। मोस्टली, बन तो बहुत सारी रही हैं, आगे दिखाऊंगी आपको, बट मोस्टली क्या होता है, सिर्फ 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी होती है लीनियर, एक होती है ब्रांच्ड और एक होती है क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। 3 टाइप कौन से, लीनियर मतलब रेखीय, ठीक है, ब्रांच मतलब शाखित, और क्रॉस लिंक्ड होते हैं आपके जो तिर्यक बंद बहुलक होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ, देखो सबसे पहला जो आपका रेखीय है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर को क्या बोलेंगे, रेखीय, रेखीय बहुलक, ओके। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखो, जैसा नाम है इसका, अभी आगे बताते हैं। देखो रेखीय हो गया हमारे पास, ब्रांच्ड चेन बहुलक, इसको बोलते हैं शाखित बहुलक, शाखित बहुलक। ब्रांच देखिए ना, अपने पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो ब्रांच ही होती हैं पेड़ की, उनको शाखाएं बोलते हैं। तो वैसे ही इनका नाम क्या है, शाखित बहुलक। ऐसे ही आपका जो 3rd नंबर का है, 3rd नंबर का क्या है, क्रॉस लिंक्ड, इसका नाम होता है तिर्यक बंद बहुलक, तिर्यक बंद बहुलक, ओके। ये 3 टाइप के होते हैं आपके। अब ये जो 3 टाइप के होते हैं ना, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अब देखो रेखीय है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होगा कि एक ही रेखा में बहुलक जुड़े, नाम के अकॉर्डिंग यही मतलब है ना। यहाँ देखो जो आपका पहला बहुलक है रेखीय बहुलक, उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। उसमें जो बहुलक होता है ना वो इस टाइप से जुड़ता है, ये संरचना होती है रेखीय की, ठीक है। पहली संरचना समझ आ गई आपको। अब देखो दूसरी संरचना जो आपके शाखित वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपके इनसे मैं शाखाएं निकाल दूं, एक ये शाखा निकाल दी मैंने, एक ये शाखा निकाल दी, ये शाखा हो गई। ये शाखाओं का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आपके दूसरे बहुलक जो हैं वो बन रहे हैं आगे, ऐसे करके ये जो शाखाएं हैं इनसे क्या हो रहा है, आगे बहुलक बन रहे हैं, चेन्स जुड़ी हुई हैं आगे, ये आपकी ब्रांच वाली हैं, ओके। ऐसे आपके हो जाएंगे ब्रांच वाले। और अगर मैं इनको मिला दूंगी, ये मैंने इनको मिला दिया, एक जालक बना दिया, 3D में बन गया एक जालक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शाखित बहुलक, ओके। पहला हमने देख लिया रेखिक, उसके बाद हमारा हो गया शाखित, और एक हो गया तिर्यक बंद। ये यहाँ पे क्या बन गया, 3D स्ट्रक्चर बन गया, तिर्यक बंद बहुलक यहाँ पे हमारे बन गए हैं। तो स्ट्रक्चर तीनों के समझ आ गए आपको, नाम हिंदी में बता ही दिए हैं क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से देखने आपने, यानी कि जो हमारा अणुओं के बीच का जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है। अगर वो ज़्यादा बल लग रहा है तो अणु आपस में कैसे होंगे, साथ साथ होंगे, जुड़े हुए होंगे और उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अणु ही हमारे दूर दूर है तो वो आसानी से टूट जाएंगे। देखो ये होते हैं आपके फोर टाइप्स के कौन से होते हैं? पहले हैं आपके इलास्टोमर्स, दूसरे हैं आपके फाइबर्स, फिर आपके थर्मोप्लास्टिक और फिर आपके होते हैं थर्मोसेटिंग। देखो इलास्टोमर्स वो वाले बहुलक होते हैं जो इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं, उनको इलास्टोमर्स बोलते हैं। फाइबर्स वो वाले बहुलक होते हैं जिनको हम हिंदी में बोला जाता है रेशे, है ना। फाइबर्स बहुलक यानी कि रेशे वाले जो हमारे बहुलक होते हैं वो। फिर आपके आते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में ताप दृढ़ और ताप सुगठे दो तरह के होते हैं, है ना। ताप दृढ़ थर्मोसेटिंग वाले, ताप सुगठे आपके थर्मोप्लास्टिक वाले, दो टाइप के होते हैं। इनको एक्सप्लेन करेंगे। इलास्टोमर्स तो कैसे होते हैं, जैसे आपके इलास्टिक में क्या होता है कि इलास्टिक बैंड हो जाती है या फिर ऐसे खुल जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, वापस आ जाती है, वो इलास्टिक होती है। अगर इस टाइप के आपके पॉलीमर्स मिलते हैं ना आपको, तो वो कैसे पॉलीमर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे इलास्टोमर पॉलीमर्स, है ना। यानी कि आपके पास कोई चैन है या फिर कोई पॉलीमर है, वो बैंड हो सकता है, वो उसके बाद वो स्ट्रेट हो सकता है, वो ज़्यादा खिंच सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। तो वो सारे गुण जो होते हैं वो किस में होते हैं? इलास्टोमर में होते हैं। इसका मतलब वो जो पॉलीमर है वो कैसा पॉलीमर है? वो इलास्टोमर है। ऐसे जो हमारे फाइबर्स पॉलीमर होते हैं, फाइबर्स पॉलीमर क्या होते हैं? जैसे हमारे जो नायलॉन 66 है वो एक फाइबर्स पॉलीमर है, पॉलीमर के अंदर ही आता है ना वो। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे बहुलक आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो अगर हम उनको पिघला देते हैं, ठीक है, तो ठंडा करने पर वो वापस अपनी ही पोजीशन में दोबारा आ जाए। यानी कि जब हम उनको गर्म करें तो वो पिघल जाए और जब हम उनको ठंडा करें तो वो अपनी पोजीशन में क्या हो? दोबारा आ जाए। ऐसे ही थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि अगर हम इनको एक बार पिघला देंगे तो ये दोबारा अपनी उस पोजीशन को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। ये अंतर होता है इसमें। इलास्टोमर्स में, फाइबर्स में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में हमने आपको अंतर समझा दिए। अब यहाँ देखो, अब ये है पॉलीमराइजेशन के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब यहाँ देखो, जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं आपके, उनको बोला जाता है योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक। और आपके जो कंडेंसेशन होते हैं इनको बोला जाता है संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। ओके, देखिए योगात्मक बहुलक में क्या होता है? योगात्मक बहुलक में ये चीज़ें आती हैं, जैसे आप किसी भी कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो और आप क्या करते हो उसमें, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, हमारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है। आपने दो कंपाउंड की रिएक्शन कराई और उनसे मिलके यानी कि पॉलीमराइजेशन कराया और उनसे मिलके हमारे पास क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमारी रिएक्शन से बाहर नहीं निकली, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे एडिशन पॉलीमर हो जाएंगे। अब अगर आपने दो कंपाउंड लिए हैं, दोनों को आपस में मिलाया है, दोनों का आपने पॉलीमराइजेशन कराया है और उसके बाद पॉलीमर बन गया, वो तो ठीक है, पॉलीमर तो बनेगा ही, पॉलीमर बन गया है और फिर एक्स्ट्रा में आपके पास चीज़ें निकल रही हैं, जैसे H2O निकल रहा है या फिर NH3 निकल रहा है या फिर HCl निकल रहा है। तो ऐसी अगर छोटी छोटी यूनिट्स जो है आपके पास वो बाहर निकल रही हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो वाला जो पॉलीमर है उस पॉलीमर का नाम क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, एडिशन पॉलीमर में कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता, जितने मॉलिक्यूल हम लेते हैं वही मिलके पॉलीमर बना देते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपकी छोटे छोटी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्शन से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आपका जल निकलता है, अमोनिया निकलता है, आपका HCl निकलता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं? इस पॉलीमराइजेशन में बाहर निकलती हैं। तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया हमारा। एक बार आप देख लो क्लासिफिकेशन अच्छे से।
ओके चले हम नेक्स्ट, अब हम एक एक को सेपरेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की। तो सिंपल सी परिभाषा है कि वे बहुलक जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं वो कैसे बहुलक कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। पाए किससे जाते हैं, पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, पेड़ पौधों और जंतुओं में जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे, कपास, सिल्क, ऊन, रबर, सेल्यूलोज और एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। कपास, सिल्क, ऊन, रबर, सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक मिलते कहाँ से, प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से पौधों में, जंतुओं में पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलें फटाफट। नेचुरल तो हो गया, आसान था ये। अब आगे चलो, अब पढ़ते हैं आपके सेमी सिंथेटिक। अच्छा सिंथेटिक है पहले, हाँ जी, ये है आपके सेमी सिंथेटिक बहुलक। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक जो है वो बोला जाता है। जैसे देखो जो आपके प्राकृतिक बहुलक होते हैं वो प्रकृति से पाए जाते हैं। अब प्रकृति से जो पाए जाने वाले बहुलक हैं उसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो कुछ अशुद्धियां हैं उनको हटा देंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर उसमें ऐड करनी होगी तो हम वो चीज़ उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके हम सुधार के उसको एक अच्छा नया प्रोडक्ट बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो वो वाले बहुलक कैसे हो जाएंगे, आपके अर्ध संश्लेषित बहुलक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल पढ़ लो, आपके ये सारे एग्जाम्पल है, जैसे गन कॉटन हो गया, वल्कनीकृत आपका रबर हो गया, सेल्यूलोज डाई एसीटेट हो गया, सेलोफोन हो गया, लेदर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका संश्लेषित बहुलक या फिर सिंथेटिक पॉलीमर। बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में कम भार वाले अणुओं से बनाया जाता है, या फिर मानव निर्मित बहुलक जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, मानव निर्मित बहुलक कहा जाता है इनको। ठीक है, जैसे आपके हो गए पीवीसी हो गया, पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, थोड़ी देर पहले बनाया था आपने, वाइनिल क्लोराइड से क्या बनाया था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके बाद पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 610 हो गया, टेरिलीन, सिंथेटिक रबर, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करो इसको। देखो सबसे पहले हमने किससे किया था, ओरिजिन, सोर्स ऑफ ओरिजिन से किया था। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का हुआ था, 3 टाइप का हुआ था। पहले कौन से, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो प्रकृति से पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया था आपने, जैसे लिया था कपास, सिल्क, कॉटन, ऊन, ये सारे नेचुरल में आते हैं। किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से, जंतुओं से मिलते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ी, सेमी सिंथेटिक यानी कि अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित क्या होते हैं, अर्ध संश्लेषित वो बहुलक होते हैं जिनको प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परंतु फिर उसमें सुधार किया जाता है और उसको क्या बनाया जाता है, एक अच्छा बहुलक बनाया जाता है। वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके अर्ध संश्लेषित में। जैसे आपने पढ़ा जो आपके सेल्यूलोज के नाइट्रो व्युत्पन्न हैं, जो आपके एग्जाम्पल थे, लास्ट वाली स्लाइड में भी पढ़े आपने। अब देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, संश्लेषित की बात कर रहे हैं। संश्लेषित बहुलक कौन से बहुलक होते हैं, वो बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कौन से होते हैं वो, संश्लेषित बहुलक होते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीथीन, नायलॉन 6 ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सिंथेटिक के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा किसके बेस पे था, स्ट्रक्चर के बेस पे। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, और स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप का था, 3 टाइप का, 3 टाइप का था ना। कौन कौन सा, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड, रेखीय, शाखित और तिर्यक बंद बहुलक, 3 टाइप का था। अब देखो आगे चलो इसमें। नेक्स्ट देखो, ये है आपके तीनों टाइप। ये मैंने पहले बनवाए हैं आपको जब समझाया था, एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लो।
देखिए ये आपके जो बहुलक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपका लीनियर है। लीनियर में देखो एक समान जो यहाँ पे रेखाएं है ना, ये सीधी सीधी रेखाएं हैं, यानी कि ये जो है ना आपकी चैन, ये किसकी चैन है? पॉलीमर की चैन है। सिंपल ऐसे करके आपके जो पॉलीमर है वो क्या है? जुड़े हुए हैं। जितनी भी आपकी पॉलीमर की चैन है वो ऐसे करके जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुलक किस में आएगा? वो आएगा आपके लीनियर बहुलक में। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद है आपका ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में सिंपल आपके पास ऐसा था और इसकी क्या निकल रही हैं? ब्रांचेस निकल रही हैं। यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, आगे ब्रांचेस की भी और ब्रांचेस निकाल दो, ये लो, ठीक है। ये कैसा बहुलक बन गया? ब्रांच बहुलक बन गया आपका, शाखित बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब ये क्या है? लीनियर था, यहाँ पे लीनियर, उसके बाद ये आपस में जुड़ गए, ये चेन्स, ये इन्होंने बना लिया एक जालक। क्या बना लिया? जालक बना लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड या फिर तिर्यक बंद बहुलक। स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाली किसकी स्ट्रक्चर है? क्रॉस लिंक्ड की स्ट्रक्चर है। इस टाइप के आपके क्या होते हैं? तीनों स्ट्रक्चर टाइप के जो पॉलीमर है वो ऐसे दिखते हैं, इस टाइप के होते हैं। अब देखो तीनों जो आपने देख लिए वो तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं मोस्टली, बट इससे भी ज़्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर के क्या होते हैं? पॉलीमर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब देखो अलग अलग स्ट्रक्चर के पॉलीमर और दिखाती हूँ आपको। देखो ये आपके हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो कोपॉलीमर दिख रहा है इसमें आपको, उसकी स्ट्रक्चर देखो। ये स्टार पॉलीमर है, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखो, स्टार की जो स्ट्रक्चर है वो स्टार टाइप ही बनी हुई है। उसके बाद कॉम्ब पॉलीमर, कॉम्ब जैसे आप घर में यूज़ करते हो ना कॉम्ब हेयर्स के लिए, ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना कॉम्ब की भी, ऐसे टाइप का ही तो होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, है ना। और ऐसी स्ट्रक्चर आपको इसकी दिख रही है तो इसको कहते हैं कॉम्ब पॉलीमर। नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्रश पॉलीमर, फिर AB2 स्टार पॉलीमर, उसके बाद पाम ट्री AB, H शेप्ड B2 AB2, ये सारे जितने स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना आपको, सारे पॉलीमर के स्ट्रक्चर हैं। इससे पहले वाले जो पढ़े वो ज़्यादातर पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर होते हैं, बट ऐसे भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसलिए आपको एक बार दिखाना ठीक लगा कि आपको पता लगे कि अलग अलग टाइप के किस किस टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलते हैं हमें, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चलिए। अब देखो, अब हमने पढ़ा जो पहला क्लासिफिकेशन था वो हमारा हो गया। दूसरा किसके रूप में था? स्ट्रक्चर के रूप में था। स्ट्रक्चर के रूप में आप पढ़ोगे 3 टाइप के। अभी आपने तीनों की स्ट्रक्चर देखी है। अब हमने क्या पढ़ना है कि इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए बहुलकों में एकलक इकाइयां परस्पर जुड़ी रहती हैं, किसमें? सीधी श्रृंखला में। सभी बहुलकों में एक एक एकलक जो इकाइयां होती हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, पर रेखीय बहुलक में क्या होता है? सीधी श्रृंखला में जुड़ती हैं, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि सीधी श्रृंखला में एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके बाद इन बहुलकों का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तनन सामर्थ्यता और जो गलनांक होता है वो भी कैसा होता है? ज़्यादा। याद रखने वाली चीज़ क्या है? पहली चीज़ जो याद रखनी है आपको वो है सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन में होते हैं। दूसरी चीज़ की जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ तनन सामर्थ्यता, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं तनन सामर्थ्यता को? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलते हैं ना। तनन सामर्थ्यता कैसी होती है? ज़्यादा होती है। गलनांक कैसा होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद एग्जाम्पल याद कर लेना, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन मतलब HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है।
पीवीसी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? रैखिक बहुलक के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनकी सबकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है? सीधी लाइन में बनती है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ें ये हैं। इनको ऐसे करके आप नोट्स बनाओगे तो साइड में लिख लेना, बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि पूरी लाइन पढ़ने से जल्दी अच्छा है कि हमें ऐसे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मिल जाएं, वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको, ये जो है ये लीनियर की स्ट्रक्चर है, काफ़ी बार आप देख चुके हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है आपकी शाखित। शाखित में क्या होता है? मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई विभिन्न लंबाई की पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं, जिन्हें शाखित श्रृंखलाएं कहते हैं। देखो ये तो आपकी क्या थी? मुख्य श्रृंखला। ये वाली तो क्या है? मुख्य श्रृंखला है। अब इससे कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो लाइन है वो क्या है? जुड़ी हुई है। वो कौन सी है? ये वाली और ये वाली। ये क्या है? ये ब्रांचेज है, ब्रांच बना रही है। ये तो थी आपकी मुख्य वाली और ये हो गई आपकी शाखित। ठीक है, शाखित श्रृंखलाएं समान या भिन्न अणुओं की हो सकती हैं। मुख्य श्रृंखला तो कैसी होती है? आपकी सेम होती है, और बाय चांस उस पर जो शाखें जुड़ी हुई हैं वो सेम भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती हैं? अलग भी हो सकती हैं, दोनों टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, तनन सामर्थ्यता और गलनांक कैसा होता है इनका? कम होता है। घनत्व कैसा होता है इनका? कम होता है। पहले वाले में घनत्व कैसा था? ज़्यादा था। तनन सामर्थ्यता भी ज़्यादा थी और गलनांक भी ज़्यादा था। और इसमें तीनों चीज़ें, आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व है, वो भी कम है। जो आपका गलनांक है, जो आप बोलते हो ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक जो बोलते हो आप, वो भी कैसा है? इनका कम है। उसके बाद जो इसकी तनन सामर्थ्यता है, डक्टिलिटी है, वो भी क्या है? कम है। तीनों चीज़ें कम है। उदाहरण में देखो, उसमें एग्जाम्पल में क्या था? HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन थी, इसमें क्या है? LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन है। ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके शाखित के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है तिर्यक, जो तिर्यक बंध या तिर्यक जालक जो बहुलक है आपका, क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है उसकी स्ट्रक्चर आपको दिख ही रही होगी। ये सारी क्या है? ये तो आपकी क्या है? मुख्य चेन है। ये तो क्या है? मुख्य चेन। ये वाली, ये वाली, ये वाली तो मुख्य चेन है। उसके बाद ये यहाँ पे जुड़ रहे हैं आपस में, तो क्या बनाते हैं? एक जाल बनाते हैं, एक जाल क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इन बहुलक में बहुलक श्रृंखलाएं तिर्यक बंधों द्वारा जुड़कर जाल सा बना लेती हैं। ये वाली श्रृंखलाएं है ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या बना रही है? ये जाल ही तो बना रही है। भाई जाल आपका कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो जाल होता है, इस टाइप का ही। तो ये जाल ऐसा ही तो बन रहा है, यहाँ पे भी इसी टाइप की तो स्ट्रक्चर बन रही है। तो जाल टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। दो रेखीय श्रृंखलाएं आपस में प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये बहुलक कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं और दृढ़ होते हैं। कठोर, दृढ़ और भंगुर होते हैं। याद करने वाली चीज़। दूसरी याद करने वाली चीज़ कि ये क्या करते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। साधारणतः ये बहुलक किसी भी विलायक में विलय नहीं होते। अब भाई स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या बनाया था? प्रबल सहसंयोजक बंध। दुर्बल होते तो आसानी से टूट जाते, आसानी से टूट जाते तो विलय भी जल्दी हो जाते। अब जब आसानी से टूट ही नहीं रहे तो विलय कहाँ से होंगे? विलय भी नहीं हो पाएंगे। देखो जो बंध आपके, जैसे कोई भी आपका यौगिक है, उसमें दो आपके क्या है? एलिमेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों जुड़े हुए हैं बहुत ही वीक बॉन्ड के साथ, तो वो आसानी से टूट जाएंगे और आसानी से क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। अब वहीं दो आपके ऐसे यौगिक हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंध से जुड़े हुए हैं, है ना। अब बहुत स्ट्रॉन्ग बंध से जुड़े हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स भी चाहिए। अब जब तक तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं मिलती तब तक वो घुल नहीं सकते, तो इसलिए ये क्या करते हैं? घुलते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आगे चलें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके एकलकों के आधार पर बहुलकों को
दो भागों में बांटा गया है। एकलक मतलब मोनोमर यूनिट। अब कोई भी आपका क्या बनता है, पॉलीमर बनता है ना। अगर हम उसमें सेम टाइप की यूनिट्स लेते हैं, सेम टाइप के एकलक लेते हैं, तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका होमोपॉलीमर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समबहुलक। ठीक है। उसके बाद अगर हम अलग अलग प्रकार की क्या लेते हैं, एकलक यूनिट लेते हैं, इकाइयाँ लेते हैं, तो उनसे मिलकर बनने वाला पॉलीमर हमारा कैसा पॉलीमर होता है, कोपॉलीमर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहबहुलक बोलते हैं। समझ में आया, दिमाग में कुछ बैठा? देखो सेम लोगे, जैसे हमने पॉलीथीन बनाया था तो हम क्या ले रहे थे, एथीन 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 एथीन, और फिर क्या बना था, पॉलीथीन। तो सेम हमने मोनोमर यूनिट ली, सेम हमने क्या ली, एकलक लिए सेम। तो अब सेम एकलक लोगे तो वो कैसा पॉलीमर होगा, कैसा पॉलीमर होगा, समबहुलक होगा। अगर आपने अलग अलग एकलक लिए, अलग अलग आपने यूनिट्स ली, जैसे हम किस में करते हैं, नायलॉन 6 में करते हैं, उसमें क्या लेते हैं, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन 1 और साथ में एडिपिक एसिड 1, दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, नायलॉन 6 बनता है। तो अगर आप दो अलग अलग लेते हो और फिर दोनों का पॉलीमराइजेशन करा के पॉलीमर बनाते हो, तो वो जो पॉलीमर है वो कैसा पॉलीमर होगा, उसको हम कहेंगे कोपॉलीमर। क्लियर है? अब आप यहाँ देखिए, देखो एकलकों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है आपके समबहुलक और एक है आपके सहबहुलक, है ना। एक समबहुलक और एक कैसे है, सहबहुलक। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, यहाँ पे ध्यान मत देना, यहाँ पे ध्यान देना कोपॉलीमर पे। ठीक है। अब यहाँ देखो समबहुलक में देखिए, वे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की पुनरावृत्ति रचनाएं या फिर इकाइयां क्या होती हैं, बार बार पुनरावृत्ति होती है एक ही टाइप की इकाइयों की, वो क्या होते हैं, आपके समबहुलक कहलाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ए हमारे पास कोई क्या है, मोनोमर है, बार बार ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बार बार ए रिपीट हो रहा है ना, तो ये किस टाइप का पॉलीमर होगा, ये आपका होगा होमोपॉलीमर। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होते हैं आपके हेट्रोपॉलीमर बोल देते हैं या फिर कोपॉलीमर बोलते हैं, सेम ही चीज़ है। या तो आप बोल दो हेट्रोपॉलीमर या फिर आप बोल दो कोपॉलीमर, एक ही बात है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जैसे उसमें कैसे लेते हैं, उनमें जो मोनोमर यूनिट्स की जो पुनरावृत्ति होती है वो कैसी होती है, बार बार होती है सेम टाइप के मोनोमर की। इसमें मोनोमर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमारे पास। डिफरेंट मोनोमर से हम जो पॉलीमर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखो, हमने एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पॉलीमर बना, जैसे n मॉलिक्यूल ए के ले लिए और n मॉलिक्यूल बी के ले लिए, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ए बी ए, इस टाइप का बनेगा। यानी कि अलग अलग टाइप की क्या आ रही हैं, मोनोमर आ रही हैं। और जो हमने पहले वाला पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ एक टाइप की ही मोनोमर यूनिट्स लेनी थी और उन्हीं से ही क्या बनाना था, पॉलीमर बनाना था उन्हीं से। यानी कि इसको भी सेम टाइप का लो, इसको भी सेम टाइप का लो, और यहाँ पे सेम टाइप का हमारा क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल से समझ आ ही रहा होगा आपको। चलें अब आगे, नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है। लास्ट क्लासिफिकेशन था हमारा कि जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, जब हम बहुलक बनाते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बहुलकीकरण की प्रक्रिया। अब जब हम बहुलक बनाते हैं ना, तो प्रोसेस में क्या होता है कि
जब आप बहुलक बना रहे हो तो एक टाइप की प्रोसेस तो ऐसी होती है जिसमें बहुलक बनता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती है ना, कोई भी छोटे अणु बाहर नहीं निकलते। और एक प्रोसेस कैसी होती है जिसमें आप बहुलक बनाते हो पर कुछ टाइप के जो छोटे छोटे अणु हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना। पॉलीमर तो बनता ही है, साथ में दूसरे अणु भी बनते हैं, बाहर निकलने का मतलब वो भी बनते हैं, ठीक है। वही दो टाइप है यहाँ पे। पहला जो आपका बहुलकीकरण है, जो प्रोसेस है, उसका नाम है एडिशन पॉलीमर, और जो दूसरे आपके बहुलक हैं वो बनते हैं आपके संगनन पॉलीमर से। एडिशन पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक या फिर योगज बहुलक भी बोलते हैं, और कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या बोलते हैं, संगनन बहुलक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने समझा ही दिया है आपको। इसमें जो है आपकी वो क्या है, इसमें जो है आपकी वो क्या है, प्रोसेस है। इसके आगे बहुलक बनाने की विधियां हैं। तो बहुलक समझ में आ गया आपको, दो तरह की प्रोसेस से बनता है, इतना भी दिमाग में क्लियर हो गया होगा, एडिशन से और कंडेंसेशन से। दोनों में एडिशन में क्या होता है, पॉलीमर बनता है, कोई भी छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो और नहीं बनते रिएक्शन में, सिर्फ पॉलीमर बनता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, पॉलीमर के साथ साथ छोटे अणु भी बनते हैं, जैसे H2O, HCl, NH3 वगैरह ऐसे टाइप के छोटे अणु भी क्या होते हैं, बनते हैं आपके। इतनी चीज़ क्लियर है। प्रोसेस हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलीमर पढ़ा, पॉलीमर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि पॉलीमर क्या होते हैं, क्या कहा जाता है, किन शब्दों से मिलकर बने हैं, मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, 4 सोर्सेज के हिसाब से हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन था वो हुआ था ओरिजिन के हिसाब से। ओरिजिन के हिसाब से जो आपका क्लासिफिकेशन था उसमें क्या थे आपके, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, 3 टाइप का। फिर हमने किसके हिसाब से पढ़ा, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसा हुआ, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक्ड, 3 टाइप्स का। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कौन सा, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर पढ़ा, कोपॉलीमर पढ़ा। अब आप बोलोगे मैम इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग और जो हमारे थर्मोप्लास्टिक है वो रह गए, तो बेटा उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि वो क्या है कि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है। वैसे भी मैंने आपको समझा दिए थे कि इलास्टोमर्स जो होते हैं आपके वो इलास्टिक बिहेव करते हैं, समझा दिए थे। फाइबर्स क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, समझा दी थी आपको। उसके बाद हमने होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर पढ़ा, या फिर कोपॉलीमर जिसको बोला जाता है वो भी पढ़ लिया था। होमोपॉलीमर में जो सेम टाइप के मोनोमर्स होते हैं, हेट्रोपॉलीमर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं एडिशन पॉलीमर और एक कैसे होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। इतना मुझे लगता है कि आपकी पहली क्लास के लिए इतना इनफ है। अगर आप इसी को ही एक बार वापस से रिपीट करके पढ़ लेंगे तो पॉलीमर जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास को दोबारा से स्टार्ट करके एक बार वापस से रिपीट पे देखो, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई इशू है क्लास को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख सकते हो कि हमें क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका ईजी वे फिर हम ढूंढेंगे आगे क्या करेंगे। बाकी क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेशन में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो आपका आएगा रिएक्शन वाला पार्ट, एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, वो आएगा आपका सेकंड क्लास में, तो उसको सेकंड क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।